A very good morning, students. Today we are going to discuss about the electric field intensity due to the a short electric dipole. लास्ट टाइम वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल और इट्स इक्वेटोरियल लाइन एज वेल एज द एक्सियल लाइन। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। यानी कि आज जो हम डिस्कस करेंगे वो भी डाइपोल की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। बट जो हमने पीछे वाले आर्टिकल किए हैं जिसमें एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमने डिस्कस किया था, तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एंगल पर थे। मान लो अगर हमें उस पर्टिकुलर एंगल पर ना बोल करके एक सर्टेन एंगल पर बोला जाता है, जैसे मान लेते हैं मेरे को बोला गया कि शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करो, तो इट इज नाइदर अलोंग द एक्सियल लाइन नाइदर अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो भाई इस पॉइंट के ऊपर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस पी पॉइंट को भी मान लेते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस डाइपोल। ठीक है, तो मुझे इसकी वजह से क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब देखो यहाँ पे हमने एक फैक्टर पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होती है, टुवर्ड्स द नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड। ठीक है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव साइड की तरफ होती है। ठीक है, तो इस डाइपोल मूवमेंट से ये जो हमारे पास एंगल बन रहा है, तो दैट एंगल्स कैन बी रिटन एज थीटा एंगल। बात समझ आ रही है? क्या करना है, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, बट किसकी वजह से, इस डायपोल की वजह से एट पॉइंट पी। कहां पर, एक सर्टेन एंगल पर। और जो एक्सियल का किया था वो तो एक स्पेसिफिक एंगल था, 0 डिग्री। इक्वेटोरियल किया था वो तो 90 डिग्री था। ठीक है, तो अब हमें इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम लोगों ने देखो फॉर्मूला क्या लिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द एक्सियल लाइन दैट वाज द k 2 टाइम्स ऑफ p अपॉन r क्यूब किया था ये। उसी तरह से इक्वेटोरियल लाइन के लिए किया था वही के पी अपॉन आर क्यूब। ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किए थे फॉर द एक्सियल एज वेल एज द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वी विल कंसीडर, ये मैंने जो एक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कंसीडर की है, अब इस डायपोल मूवमेंट को हम दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देंगे। ठीक है, कैसे रिजोल्व करेंगे, देखो ये जो हमारे पास इस लाइन को हम मान लेते हैं, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइन मैंने क्या मान ली, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो लाइन बनेगी दैट विल बी द वर्टिकल लाइन। क्या बनेगी ये लाइन है, वर्टिकल लाइन। तो देखो ये है डायपोल मूवमेंट, तो डायपोल मूवमेंट को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो ये बनेगा मेरे पास p साइन ऑफ थीटा। अगर इस डायरेक्शन में आपको रिजोल्व करना है तो दैट कैन आल्सो बी डन। ठीक है, उसी तरह से ये बनेगा मेरे पास p, इसको नीचे लिखते हैं हम यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, दैट विल बी कम्स आउट टू बी p साइन ऑफ, सॉरी साइन थीटा नहीं, दैट इज द cos थीटा, क्योंकि साइन थीटा तो हमने रिजोल्व कर दिया था, एक्सियल लाइन तो हमारे पास ये बन रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, p को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया। ठीक है, ये जो p है दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया जा रहा है, एक p sin थीटा व्हिच इज द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट और p cos थीटा व्हिच इज द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने इसलिए माना क्योंकि अगर डायपोल की कॉन्फ़िगरेशन में यहां पे कंसीडर कर लेता हूं, मान लो ये पॉजिटिव, अगर डायपोल को मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। तो देखो भाई ये क्या बन रहा है, एक्सियल लाइन का बन रहा है ना केस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पी पॉइंट के ऊपर ड्यू टू द एक्सियल लाइन। ठीक है, और एग्जैक्ट इसके 90 डिग्री के इक्वेटोरियल लाइन का बन रहा है ये केस। ठीक है, सो वी कैन राइट इट एज, देखो E axial in terms of this momentum, so not momentum, डायपोल मोमेंट की टर्म में, तो 2 एक्सियल लाइंस के अकॉर्डिंगली देखो क्या कंपोनेंट बन रहा है, p cos थीटा। क्या बनेगा, p cos ऑफ थीटा अपॉन r क्यूब। उसी तरह से इक्वेटोरियल की कंपोनेंट्स की फॉर्म में क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज k p sin ऑफ थीटा अपॉन r क्यूब। ये बात क्लियर हुई। हमने क्या किया, इस डायपोल के मूवमेंट को ब्रेक कर दिया, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। कंपोनेंट की रेजोल्यूशन हमने किस तरीके से की, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सियल कंपोनेंट। अब देखो ये जो एक्सियल कंपोनेंट है और ये इक्वेटोरियल कंपोनेंट है, यानी कि एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस का काम करेगा और ये एक्स एक्सिस का काम करेगा, तो दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री का बनेगा। हमारे पास जनरल रेजोल्यूशन भी हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है,
तो ये आ गया हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ दिस वेक्टर। नाउ देखो यहाँ पे वी हैव टू कैलकुलेट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है भाई हमें। कहाँ पर? इस पी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करनी है। तो एक्सियल लाइन का अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा, ये था नेगेटिव, ये था पॉजिटिव। इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी उसकी डायरेक्शन किस तरफ थी? इस डायरेक्शन में थी, यानी कि पॉजिटिव की साइड थी। ठीक है, तो ये नेगेटिव अगर कंसीडर करते हैं चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ जाएगी? यहाँ पे। सो इट विल बी हियर, दैट इज द E1। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, E1 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, या E एक्सियल, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। फिर यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब देखो, ये था एक्सियल का केस, और इक्वेटोरियल के केस में अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पे P पॉइंट कंसीडर किया था। ठीक है, एट अ डिस्टेंस r, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ आई थी? इस तरफ आई थी, यानी कि परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बना एक्सियल का केस है, तो इसकी लाइन के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी नेट टू नेगेटिव की तरफ, तो ये बनेगा E इक्वेटोरियल। ठीक है, E इक्वेटोरियल की केस बनेगा, इक्वेटोरियल का केस। तो ये इक्वेटोरियल का केस आ गया। ठीक है, अब भाई दोनों के दोनों कितने एंगल पे बन रहे हैं? ये 90 डिग्री पे। तो इस P पॉइंट पर दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, एक तो एक्सियल की वजह से जो एक ही लाइन के ऊपर आ रहा है यहाँ पे, और एक इक्वेटोरियल की वजह से जिसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लेफ्ट साइड में चलेगी। ठीक है, तो यहाँ हमने उसको ड्रॉ कर दिया। तो भाई हमें तो चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो यहाँ पे इसके सेंटर में क्या करेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास यहाँ पे बन गया है। तो देखो, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली जाएगी भाई? यहाँ पे दो वेक्टर्स है, तो दो वेक्टर्स जो भी डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं, तो आपको याद होगा पैरेललोग्राम ऑफ या फिर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशंस का ही हमारे पास एक ऐसा रिजल्ट है जिसका यूज करके हम इन तरह के वेक्टर्स की टोटल रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका फॉर्मूला यूज करते हैं भाई, क्या है? E A का स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E एक्सियल और E इक्वेटोरियल इनटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे भाई कितनी बनेगी हमारे पास? थीटा इज कम्स आउट टू बी 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू ऑब्वियसली 0 होती है, तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बची कितनी? फिर E A स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल का स्क्वायर होल पावर 1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, तो ये कितना हो गया हमारे पास? E इक्वेटोरियल एक्सियल और इक्वेटोरियल का स्क्वायर के बराबर है। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो दोनों की वैल्यू को देखो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो E विल कम्स आउट टू बी, ये बन जाएगा K2P cos ऑफ थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर, और इक्वेटोरियल की वैल्यू देखो कितनी है? Kp sin ऑफ थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर एंड होल पावर 1/2। क्लियर हुई बात ये? ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर ये वैल्यू बन गई हमारे पास, ओपन करते हैं इसको, तो ये बन जाएगा मेरे पास है K स्क्वायर 4P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन r की पावर 6 प्लस यहाँ पे भी K स्क्वायर P स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन r की पावर 6 होल पावर 1/2। यहां तक क्लियर हुई बात? कैसे कर रहे हैं हम लोग? स्क्वायर किया, स्क्वायर को हमने यहाँ इजीली ओपन कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट दैट E विल कम्स आउट टू बी, कितना बनेगा? कॉमन क्वांटिटीज को बाहर निकालते हैं। देखो K स्क्वायर कॉमन है, P स्क्वायर कॉमन है, r की पावर 6 कॉमन है, तो ये भाई पावर्स हैं, तो पावर्स को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा बाहर? K स्क्वायर था, P स्क्वायर था, तो अंडर रूट के बाहर आया P, r की पावर 6 कॉमन आ रहा है, तो भाई रूट के साथ इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी r की पावर 3। तो अंदर क्वांटिटी कितनी बची मेरे पास है? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा होल पावर 1/2। तो जब हम इसको इक्वेट करते हैं Kp अपॉन r क्यूब, ये इक्वेट, यहाँ पे एक छोटा सा काम करते हैं भाई, क्या? इसको ब्रेक कर देते हैं। 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दूं मैं यहाँ पे, प्लस sin स्क्वायर थीटा होल पावर 1/2।
ठीक है, जस्ट टू मॉडिफाई द इक्वेशंस। तो यहाँ पे ये फैक्टर पढ़ोगे अगर आप cos के थीटा और sin के थीटा, ठीक है, लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं भाई, इसका cos के थीटा और sin के थीटा किसके बराबर होता है, तो इट विल कम्स आउट टू बी 1 किसके बराबर हो जाएगा ये 1 के बराबर, तो कितना बचा 3 cos के थीटा प्लस ऑफ 1। सो इट इज द फार्मूला, जनरल फार्मूला at a particular point you can find out the electric field intensity। अब आपको यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी कि भाई आपको एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ही फाइंड आउट करनी है, जो हमने 2 आर्टिकल किए थे प्रीवियस। अगर वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू जस्ट वॉच दिस वीडियो बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस आर्टिकल, क्योंकि उन्हीं वीडियो के बेस पर आपका ये आर्टिकल सोल्व होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए कैपेबल है, ठीक है, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। देखो ये बनेगा मेरे पास 0 डिग्री का, ये बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी अगर डायपोल को प्लेस किया जाए तो हम उस पर्टिकुलर एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा कर देते हैं, इफ क्या थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा जो है 0 डिग्री है, यानी कि डायपोल हमने इस तरीके से प्लेस किया है, तो ये क्या बनेगा 0 डिग्री। कौन सी लाइन थी भाई, ये एक्सियल लाइन के बराबर था ये, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन के लिए कितनी बनती है, E K P अपॉन R क्यूब, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो यहाँ पे कितना बना फिर मेरे पास, अच्छा भूल गए थे, यहाँ पे 1/2 भी आएगा साथ में, तो ये बना 3 + 1 4, 4 की पावर 1/2, और जब इक्वेट किया तो अल्टीमेटली वी गेट E कम्स आउट टू बी Kp, और 4 का रूट किसके बराबर 2 के बराबर, 2p अपॉन R क्यूब। तो ये आ गया किसकी वजह से, एक्सियल की वजह से। उसी तरह से इफ अगर थीटा की वैल्यू में कंसीडर करता हूं 90 डिग्री, 90 का मतलब क्या हुआ, आपने इसको इस तरीके से प्लेस कर रहा, तो ये कौन सी कंडीशन थी, ये थी इक्वेटोरियल की कंडीशन। तो इक्वेटोरियल की वैल्यू देखो मैच करती कि नहीं करती है, तो यहाँ पे ई इक्वेटोरियल देखो Kp अपॉन R क्यूब, और cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, इट बिकम 0, ठीक है। तो cos 90 0, तो बचा के यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। लेकिन रूट नहीं है तो 1 का रूट 1 के बराबर ही है, तो यहाँ पे आप मैच कर सकते हो भाई। एक्सियल के लिए देखो हमने स्टार्टिंग में लिख दिया था, एक्सियल की वैल्यू ये थी K 2p अपॉन R क्यूब, और हमने इस मेथड की हेल्प से जब सोल्व किया तो सेम वही वैल्यू आ रही है। इक्वेटोरियल की वैल्यू देखो Kp अपॉन R क्यूब, तो यहाँ पे भी इक्वेटोरियल की Kp अपॉन R क्यूब ही आ रही है। तो इस आर्टिकल को सोल्व करने का जस्ट एक ही पर्पस है कि भाई अगर हमें डिफरेंट एंगल्स पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ ली जाती है तो हम उसको कैसे निकालें, ठीक है। क्योंकि जो पहले दो स्पेसिफिक केसेस हमने जो किए थे वहां पर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते थे, बट विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिफरेंट एंगल। क्लियर होगी बात ये। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द short electric dipole. Thank you all.